हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। एनालिटिकल आर&डी लैब में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो इंटरव्यू में क्या पूछ ले इंटरव्यूअर, ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिन टॉपिक पर मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जिस पर एनालिटिकल आर&डी लैब में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद एनालिटिकल आर&डी में वर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक के बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए और उनका क्या यूज होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में या सीआरओ कंपनी में या किसी भी एनालिटिकल आर&डी लैब में, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है एचपीएलसी। एचपीएलसी स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्या है? एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसको वाइडली यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल लैब में, सीआरओ लैब्स में और भी कई एनालिटिकल लेबोरेटरीज में, और इस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एचपीएलसी। तो आपको सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बतानी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फुल फॉर्म बताकर बोलते हैं कि ये एचपीएलसी है। ऐसा नहीं करना है, आपको फुल फॉर्म से शुरू करना है कि यस, एचपीएलसी स्टैंड्स फॉर दिस, एंड उसके बाद आपको बताना है उसका बेसिक प्रिंसिपल, कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। और बेसिक प्रिंसिपल को भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा आप बता रहे हो, उसको समराइज करके आप बताइए कि एचपीएलसी एक्चुअल में किस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। उसके बाद आपको बताना है कि एचपीएलसी का यूज क्या होता है। जैसे अगर मैं एक यूज बताऊं एचपीएलसी का, तो जो प्रेप एचपीएलसी होती है उसका यूज होता है जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने का वर्क होता है। तो ऐसे आपको पहले उसका बेसिक प्रिंसिपल बताना है, फिर उसका यूज बताना है। इस तरह से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एचपीएलसी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से थरली डिटेल में आपको पढ़ना है। अब है जीसीएमएस। जीसीएमएस भी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है और जीसीएमएस का फुल फॉर्म होता है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो जीसीएमएस का बेसिक प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। जीसीएमएस का क्या यूज है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या एनालिटिकल लेबोरेटरीज में, वो आपको पढ़ना है। अगर आप गूगल में सिंपली टाइप करेंगे व्हाट इज जीसीएमएस, तो आपको जीसीएमएस का फुल फॉर्म और जीसीएमएस क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, क्या क्या इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस है, सब कुछ आपको वहां पर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स को बाद में लगातार आपको रिवाइज करते रहना है जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। अब अगर हम बात करें जो थर्ड टेक्निक है जो कि काफी वाइडली यूज होती है, वो है एलसीएमएस। एलसीएमएस स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए, एलसीएमएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बीइंग ए सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट, मैं खुद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट के रूप में मैंने काम किया है, तो मैं जानता हूं एलसीएमएस की इंपॉर्टेंस क्या है। जनरली जब हम लैब में रिएक्शंस पुट करते थे, रिएक्शन लगाने के बाद जब सपोज की रिएक्शन लग चुकी है, उसके बाद हाफ एन आवर बाद या 1 आवर बाद हमें रिएक्शन को मॉनिटर करना है, तो हम एलसीएमएस के थ्रू रिएक्शन मॉनिटर करते थे। कई बार जब टीएलसी पर अगर इतना हमें आइडिया नहीं लगता है तो एलसीएमएस हमें बहुत ही अच्छे से बता देता है कि रिएक्शन में आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और 3 से 4 मिनट में एलसीएमएस का रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो एलसीएमएस जो भी ऑपरेट करता था उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट को काफी अच्छी दोस्ती भी रखनी पड़ती है कि भाई जल्दी से हमारा जो सैंपल है उसको रिलीज कर दीजिए। तो एलसीएमएस के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और कैसे आपको गूगल में फाइंड आउट करना है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर। आईआर आपने अपनी एमएससी में पढ़ी होगी। तो आईआर का भी काफी यूज होता है एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में। तो आपको आईआर के बारे में भी, उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनकी पीक कहां पर आती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब जिस टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम तो सुना ही होगा, एनएमआर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सीआरओ इंडस्ट्री में भी इसके बिना काम नहीं हो सकता। एनएमआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन
कई बार जब हमें स्ट्रक्चर को कंफर्म करना होता है, एलसीएमएस में कंपाउंड का मास आ रहा है, लेकिन फिर भी एनएमआर से जब तक कंफर्म नहीं होता है कोई भी फाइनल कंपाउंड, अगर आप सीआरओ में काम कर रहे हैं तो वो फाइनल कंपाउंड का जो कंफर्मेशन होगा वो एनएमआर के थ्रू ही होगा। तो एनएमआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनएमआर के बेसिक प्रिंसिपल अच्छे से पता है और एनएमआर, अगर आप एनएमआर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं पर अगर एनएमआर साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है और आप अप्लाई करते हैं, तो यकीन मानिए आपका आगे चलकर काफी अच्छा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि एनएमआर एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज, जिसकी इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। तो एनएमआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक एनएमआर के बारे में जो बता रहा हूँ, टेक्निक 1D एनएमआर और 2D एनएमआर आपको पता होना चाहिए, जिससे आप जब गूगल करोगे तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में पता करना है। तो एनएमआर के बारे में आप क्या देखेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी पीक कहां पर आती है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी डेल्टा वैल्यू क्या है, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने एमएससी में अच्छे से पढ़ा ही होगा। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं 1D एनएमआर और 2D एनएमआर के बारे में, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एनएमआर। 1 डायमेंशनल एनएमआर जो कि अपना बेसिक 1H एनएमआर है, इसके अलावा अपना 13C एनएमआर है, 19F एनएमआर है, 31P एनएमआर है, Q एनएमआर है, और जो 2 डायमेंशनल एनएमआर है जिसमें है कोजी, COSY, इसके अलावा है न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे नोजी कहते हैं, NOESY, HSQC एंड HMBC। तो इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे से गूगल कर लीजिएगा जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है, उसमें से ही एक जो टेक्निक है वो है वेट एनालिसिस। गूगल पर आपको जस्ट सिंपली टाइप करना है वेट एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि उसका यूज क्या होता है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, इसको आपको नोट डाउन करके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। इसके अलावा आपको फिस्केम प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन के बारे में भी पढ़ना है, फिस्केम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। साथ ही साथ लॉकपी क्या होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, लॉकपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो सारी बातें हैं ये भी आपको जो है वो कुछ शॉर्ट नोट्स इनके बारे में बना लेने हैं, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो एटलीस्ट आप जवाब दे सकें कि लॉकपी क्या होती है, इसका यूज क्या है, कैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको इफेक्ट करती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसका काफी वाइडली यूज होता है एनालिटिकल R&D लैब में, वो है XRD। XRD स्टैंड्स फॉर एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन। इसका जो मेन यूज होता है वो होता है टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में भी आपको जो है वो कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई है जो कि फार्मास्यूटिकल R&D, एनालिटिकल R&D लैब में और CRO की एनालिटिकल R&D लैब में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या CRO की एनालिटिकल R&D में इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, तो इन टॉपिक पर अगर आप अच्छे से कमांड रखेंगे, अच्छे से इनके बेसिक प्रिंसिपल को समझ लेंगे, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि ये जो टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी टेक्निक फार्मास्यूटिकल कंपनी में और CRO की एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में यूज होती है। इसके अलावा हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल में कुछ और भी टेक्निक्स यूज होती होगी, क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल R&D में काम नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल R&D के जो इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशंस आते हैं उनमें जब देखा तो मोस्ट ऑफ द जो जॉब डिस्क्रिप्शन थे उसमें इन्हीं एनालिटिकल टेक्निक्स का मेंशन किया हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये जो सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बताए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इन सब के बेसिक प्रिंसिपल, इनके यूज क्या हैं, और जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर आना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।